नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉर्सेट 10 टारगेट सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ क्लिनिकल बेस्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद सीओपीडी, विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एडमिनिस्टर 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन। मतलब एक नर्स जो एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कंडीशन है, उस पेशेंट को नर्स को क्या देना है, ऑक्सीजन देनी है, वो भी 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से देनी है। तो 2 लीटर प्रति मिनट हिसाब से ऑक्सीजन देने के लिए निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। तो उसमें ऑप्शन जो है आपका ए नॉन रीब्रीथर मास्क है, बी होता है वेंचुरी मास्क होता है, सी होता है नेजल कैन्युला होता है और डी होता है सिंपल फेस मास्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा? तो पहले हम चारों के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली दोनों चारों चीजें है क्या। सबसे पहले की बात करता हूँ, ए ऑप्शन नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रिपीटर मास्क जो होता है उसके द्वारा हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जाती है। इसके द्वारा 10 से 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जाती है। इसका इस्तेमाल जो है वो शॉक की कंडीशन में या सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन में किया जाता है। दूसरा हमारा जो है वो है वेंचुरी मास्क होता है। वेंचुरी मास्क जो होता है उसके द्वारा भी 24 to 50% कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। ठीक है, इसके द्वारा सटीक कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके द्वारा हायर फ्लो जो है वो उसमें भी दिया जा सकता है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है नेजल कैन्युला होता है। नेजल कैन्युला जो होता है उसके अंदर फ्लो रेट जो रहती है वो 1 to 6 लीटर रहती है, जबकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो 24 to 28% रहता है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो इसमें दी जाती है। और चौथा जो है वो हमारा सिंपल फेस मास्क होता है। सिंपल फेस मास्क जो है उसके द्वारा हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लगभग 40 to 60% कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। इसमें फ्लो रेट जो रहती है वो 5 से 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दी जाती है। ये ज्यादातर मॉडरेट हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, उसमें सिंपल फेस मास्क जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पेशेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो पेशेंट जो है उसको क्या हुआ है, यहाँ पर सीओपीडी हुआ है। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कंडीशन है। और उस कंडीशन में क्या होता है, यदि पेशेंट को हाई फ्लो से क्या दे दिया हमने, हाई फ्लो से ऑक्सीजन दे दिया, तो उसके कारण से क्या होगा, उसके अंदर रेस्पिरेटरी ड्राइव जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो लो हो जाएगी। और रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो लो होने के कारण से रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो क्या होगी, हमारी कम होगी। और जैसे रेस्पिरेशन रेट जो है, रेस्पिरेशन की रेट कम हो जाएगी, उसके कारण से क्या होगा, उसमें हाइपोवेंटिलेशन, और हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन होने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सपेल आउट क्या होगी, नहीं हो पाएगी, मतलब बाहर नहीं निकल पाएगी। और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट नहीं होगी तो ब्लड के अंदर CO2 का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज होने के कारण उसको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो उसके कारण से सीओपीडी के पेशेंट को हमेशा कैसी ऑक्सीजन दी जाती है, लो फ्लो ऑक्सीजन जो है और लो कॉन्सेंट्रेटेड की ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है, लो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन दी जाती है। तो लो फ्लो लो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो मेनली किसके द्वारा दी जाती है, तो जस्ट मैंने बताया वो दी जाती है हमारा नेजल कैन्युला जो है उसके द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा, नेजल कैन्युला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब्ड फ्लूसोमाइड, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज द नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट। मतलब एक पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, और उस पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, फ्लूसोमाइड जो है वो दी जा रही है। तो निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो इस पेशेंट के अंदर होने की संभावना ज्यादा रहेगी? तो पहला ऑप्शन है ए हाइपरकैलेमिया, बी होता है हाइपोकैलेमिया, सी होता है हाइपरनेट्रीमिया और डी होता है हाइपोनेट्रीमिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले हमें फ्लूसोमाइड के लिए समझना पड़ेगा कि एक्चुअली फ्लूसोमाइड जो होती है वो करती क्या है। फ्लूसोमाइड जो होती है वो मेनली क्या करती है कि नेफ्रॉन जो होता है उसका लूप ऑफ हेनले जो होता है उसके ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले के ऊपर ये क्या करती है कि एक ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है। इस ट्रांसपोर्टर को क्या करती है, ये इनहिबिट करने का काम करती है। क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है। और इसको इनहिबिट करके फिर क्या करती है, ये सोडियम का, पोटेशियम का एंड क्लोराइड जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है कहाँ पर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन को क्या करती है, कम कर देती है। जिससे उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये कम होने के कारण से क्या हो सकता है, तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। एक तो सोडियम कम होने के कारण से,
ठीक है। सेकंड, पोटेशियम जो है वो कम होने के कारण से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। अब इसमें भी हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम जो होता है वो हमारे कार्डिक रिदम जो होता है, हार्ट कार्डिक रिदम, उसके लिए क्या होता है, मेनली नेसेसरी होता है, ठीक, उसको इम्पैक्ट करता, प्रभावित करता है। हाइपोकैलेमिया के कारण से क्या हो सकता है, डिसएरिथमिया हो सकता है, डिसएरिथमिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और उसके कारण से हमें किस पर ध्यान देना है, पोटेशियम का लेवल जो उसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ा, हाइपोकैलेमिया को मेनली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम के लो लेवल जो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, हाइपोकैलेमिया जो है, जिसमें पोटेशियम का लेवल जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये था। बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए नर्स नोट पिक्ड टी वेव ऑन ए कार्डिक मॉनिटर, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। मतलब एक नर्स जो है वो ईसीजी जो है, ठीक है, या कार्डिक मॉनिटर के अंदर टी वेव जो होती है वो क्या नोट करती है, पिक्ड मतलब बड़ी हुई या टॉल पिक नोट करती है। तो टॉल टी वेव जो है उसके कारण से नर्स जो है वो क्या सस्पेक्ट करती है या क्या अनुमान लगाती है, ए हाइपोकैलेमिया, बी हाइपरकैलेमिया, सी हाइपोकैल्सीमिया या डी हाइपोनेट्रीमिया। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, टॉल टी वेव, ठीक है। अब यहाँ पर ईसीजी के अंदर हम देखते हैं तो क्या क्या पाते हैं ईसीजी के अंदर। तो ईसीजी के हमारा जो नॉर्मल रहता है वो एक तो रहती है पी वेव, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन जो हो रहा है, पी वेव किसके कारण से होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण से होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और तीसरी चीज जो होती है हमारे इसके अंदर वो होता है टी वेव होता है। टी वेव जो है वो क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी जो सेल होता है, कार्डिक सेल होती है, उसके अंदर मेनली क्या होती है, दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है डीपोलराइजेशन, जिसमें क्या होती है मेनली वोल्टेज बढ़ता है, पॉजिटिव में जाता है नेगेटिव से। और उसके बाद फिर क्या होता है, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज जो होता है सेल के अंदर वो पॉजिटिव से वापस नेगेटिव की तरफ आता है। डिपोलराइजेशन के अंदर तो क्या होता है, इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम का आयंस, और सोडियम आयन जो है वो क्या होंगे, अंदर जाएंगे सेल के अंदर। जबकि रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा, आउटफ्लो होगा किसका, पोटेशियम आयन जो होगा, पोटेशियम आयन जो होते हैं वो सेल से क्या होंगे, बाहर निकले, ठीक है। यदि पोटेशियम आयन जो है वो सेल के बाहर ज्यादा मात्रा में है, बढ़े हुए हैं, तो उसके कारण से पोटेशियम सेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और नहीं निकलने के कारण से क्या होगा कि सेल के अंदर डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन जो है वो जल्दी से नहीं होगा, ठीक है। अंदर पॉजिटिव आयन जो है बढ़े हुए रहेंगे, और वो पॉजिटिव आयन बढ़े हुए रहने के कारण से क्या होगा हमारा, मेनली की टी वेव जो होती है जिसके अंदर क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है, वो क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। हमेशा याद रखना है कि टी वेव जो होती है वो कब होती है, रिपोलराइजेशन के टाइम होती है। और उसमें मेनली क्या होता है, आउटफ्लो पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। जो पोटेशियम सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के बाहर अगर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है तो उसके कारण से क्या होगा, पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अंदर क्या होगा, मेनली एकदम से रिपोलराइजेशन जो है वो नहीं होगा, और वोल्टेज जो है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे टी वेव जो है वो क्या हो जाएगी, टॉल और पिक्ड टी वेव हो जाएगी, मतलब टेंटेड या ऊंची ऊपर उठी हुई टी वेव जो है वो हो जाएगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ने के कारण से होता है, तो हाइपरकैलेमिया जो है वो मेनली इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि याद रखना हाइपोकैलेमिया के अंदर मेनली क्या होता है, तो क्या होता है, मेनली एबनॉर्मल यू वेव बनती है, एबनॉर्मल यू वेव जो है वो बनती है। हाइपोकैल्सीमिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाइपोकैल्सीमिया जो इसके अंदर मेनली क्या होता है कि क्यूटी इंटरवल जो होता है, इंटरवल वो क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग लंबा हो जाता है क्यूटी इंटरवल जो है वो, ठीक। तो ये तो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए डायबिटिक पेशेंट इज स्वेटिंग, ट्रेमलिंग एंड एनोक्सियस, द नर्स शुड फर्स्ट। तो एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग, पसीना आ रहा है, उसको झुंझुनी हो रही है, साथ ही साथ वो एनोक्सियस हो रहा है, मतलब बेचैनी हो रही है। तो नर्स जो है वो उनमें से फर्स्ट सबसे पहला काम क्या करती है, ए एडमिनिस्टर इंसुलिन, इंसुलिन देगी, बी गिव ऑरेंज जूस देगी उसको, सी चेक यूरिन फॉर कीटोन, कीटोन के लिए यूरिन को चेक करती है, डी नोटिफाई द फिजिशियन। तो इसमें से सही आंसर हमारा जो है वो क्या रहेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, देखिए पेशेंट को हो क्या रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ट्रिमलिंग हो रही है, एनोक्सियस हो रहा है।
तीनों ही चीजें किसको इंडिकेट करती है? तीनों इंडिकेट हम करती है हमारी हाइपोग्लाइसीमिया को। हाइपोग्लाइसीमिया को मतलब पेशेंट जो है हमारा किस में जा रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा रहा है, मतलब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो रहा है इस पेशेंट का। ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो इस कंडीशन में हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगी? हमेशा इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज के लेवल जो है उसको क्या करना है? बढ़ाना। ग्लूकोज का लेवल जो है इसमें से कौन बढ़ाता है? तो इंसुलिन जो है तो क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। ऑरेंज जूस जो है वो क्या होता है? ऑरेंज जूस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? मेनली ग्लूकोज होता है। एकदम से क्या होगा? डाइजेस्ट होगा और एकदम से इसमें जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऑरेंज जूस जो होगा वो हमारा देना सबसे बेस्ट रहता है, जिसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है और इजी वे में डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी से क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। यूरिन फॉर कीटोन जो है वो लेटर साइन होता है। ये मेनली किसमें दिखाई देता है? सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है और सेल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो उस कंडीशन में सेल जो होती है वो फैट का मेटाबॉलिज्म करती है और फैट के डाइजेशन के कारण से कीटोन बॉडीज बनते हैं और उसके कारण से क्या होता है? कीटोन यूरिया होता है। कीटोन यूरिया की कंडीशन होती है। ठीक है। नोटिफाई द फिजिशियन। फिजिशियन जो है वो नोटिफाई करना है, लेकिन हमारा पहला काम क्या रहेगा? ऑरेंज जूस देना है, क्योंकि उसको क्या होता है? स्वेटिंग, ट्रिमलिंग और एनोक्सियस हो रहा है। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट विथ आईवी थेरेपी? मतलब निम्न में से एक पेशेंट जो है वो आईवी थेरेपी पे है, तो कौन सा कंडीशन जो है वो इंडिकेट करती है कि इसको फ्लूइड ओवरलोड की पेशेंट के अंदर फ्लूइड जो है उसका ओवरलोड हो गया है? फ्लूइड ओवरलोड को मैं कह सकता हूं हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन होगी। ए ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, बी फ्लैट नेक वेन, सी क्रैकल इन लंग्स और डी होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा? देखिए हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में क्या होता है? बॉडी के अंदर फ्लूइड जो होता है वो एक्सेस होगा, एक्सेस फ्लूइड होगा और यही एक्सेस फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा? टिश्यू के अंदर क्या होगा? जमा होगा। मतलब लंग्स जो है, लंग्स उसके अंदर फ्लूइड जो है वो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। मतलब क्या होगा? लंग्स के अंदर कॉन्जेक्शन हो जाएगा और लंग्स में कॉन्जेक्शन के कारण से क्या हो सकता है? उसको क्रैकल साउंड जो होते हैं, क्रैकल साउंड वो सुनाई दे सकते हैं। ठीक है, मेनली कुल मिला के कहे तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा? क्रैकल्स इन लंग्स। बाकी ऑप्शन जो होते हैं ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो हमेशा कब दिखाई देती है? डिहाइड्रेशन के अंदर। डिहाइड्रेशन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है उसमें दिखाई देगी। फ्लैट नेक वेन कब दिखाई देती है? तो डिक्रीज जेवीपी, जुगुलर वीनस प्रेशर जब कम होता है उस समय। और ये भी मेनली किसमें दिखाई देता है? ये दिखाई देता है हमारा हाइपोवोलेमिया के अंदर, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है उस कंडीशन के अंदर। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कम होना। तो ब्लड प्रेशर कब कम होता है? जब डिक्रीज कार्डिक आउटपुट जो होता है वो कम होता है तब। कार्डिक आउटपुट कम कब होगा? जब हार्ट के अंदर प्री लोड जो होता है वो कम होता है। तो प्री लोड जो होता है हार्ट के अंदर, ब्लड हार्ट के अंदर कम आ रहा है तो कम पंप करेगा। और हार्ट में ब्लड कम क्यों आ रहा है? तो कम आने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है हाइपोवोलेमिया। मतलब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कमी है, वाटर के अंदर कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया है, वॉल्यूम कम है, तो इस कंडीशन में हार्ट के अंदर ब्लड कम जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम हुआ तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर कम होगा। मतलब ये भी हाइपोवोलेमिया जो है उसके साइन होते हैं। केवल क्रैकल इन लंग्स जो है वही क्या है? फ्लूइड ओवरलोड मतलब हाइपरवोलेमिया जो है उसका सिम्टम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन बर्न इन्वॉल्विंग द एंटीरियर ट्रंक एंड बोथ आर्म, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बर्न यूजिंग द रूल ऑफ 9? मतलब एक पेशेंट है उसको बर्न हो गया है। बर्न कहाँ हुआ है? उसका एंटीरियर ट्रंक जो होता है, छाती का आगे वाला पूरा भाग जो है वो, और दोनों आर्म हाथ जो है वो क्या हो गई? जल गई है। तो इस पेशेंट जो है उसका रूल ऑफ 9 के हिसाब से बर्न परसेंटेज कितना होगा? ए 27%, बी 36%, सी होता है 45% और डी होता है 18%। तो प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए रूल ऑफ 9 हमारा क्या कहता है? तो बॉडी जो होती है उसको एनाटॉमिकली डिवाइड कर दिया रीजन के अंदर, उसके बाद हर रीजन के लिए एक परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया। ठीक, जैसे हेड जो होता है, हेड के लिए हमेशा क्या होता है? 9% होता है। ठीक है, दोनों आर्म जो होती है उसके लिए 9% होता है। एक आर्म का 9%, दूसरी आर्म का 99% दोनों आर्म का होता है। एंटी ट्रंक वाला पोर्शन जो होता है हमारा पूरा, उसके लिए 18% है, जबकि पोस्टेड ट्रंक जो होता है उसके लिए 18% होता है। ठीक है, लेग के लिए, लेग जो होता है उसके लिए मेनली हमारा एक लेग का 18 है, दूसरे लेग का 18% होता है। ठीक है, और 1% जो होता है वो पेरिनियम का होता है। अब इस पेशेंट जो है उसका क्या जल गया है? तो इसमें सिंपल दिया, क्या कहा गया है कि इसमें जो जल गया है हमारा
वो जला है, इसका एंटी ट्रंक जो होता है पूरा वो जला है, एंटी ट्रंक। तो एंटीरियर ट्रंक जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा पूरा। और दोनों आर्म जो है वो जली है, एक आर्म को जला दो और दूसरी आर्म जो आगे पीछे वो जली है पूरी। तो वन आर्म जो है वो क्या है, 9 का है, सेकंड आर्म जो है 9 की, मतलब 18% ये हो जाएगा। टोटल हम जब करते हैं तो ये कितना आएगा, 36%। तो एंटी ट्रंक और दोनों आर्म यदि पेशेंट की जली है तो ये कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। तो सही क्वेश्चन आंसर जो होता है इस प्रश्न का हमारा वो क्या होगा, 36% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ न्यूमोनिया। मतलब पेशेंट है उसको न्यूमोनिया हुआ है तो निम्न में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, उपयुक्त रहेगा। ए इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, बी रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, सी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, और डी होता है डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, तो न्यूमोनिया हुआ है। हमेशा याद रखना है, हम जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं उसको ABC जो है उसको हमें फॉलो करना है। ABC में क्या होगा, ए मतलब एयरवे हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एयरवे क्लियरेंस के बारे में देखना है। बी मतलब ब्रीथिंग होगा हमारा, ब्रीथिंग पैटर्न जो है डिस्निया जो उसके लिए हमें असेस करना है। और सी होता है हमारा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन टिश्यू परफ्यूजन जो होता है हमारा वो तीसरे नंबर पे हमें देख। तो ABC रूल्स को हमें फॉलो करना है। उसमें सबसे पहला हमारा क्या रहता है, प्रायोरिटी हमेशा एयरवे की रहती है कि एयरवे क्लियरेंस जो है हुआ है कि नहीं। अब न्यूमोनिया पेशेंट जो है तो न्यूमोनिया पेशेंट के अंदर मेनली होता क्या है, न्यूमोनिया में लंग्स जो होता है, ठीक है, उस लंग्स के अंदर इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इंफ्लामेशन होता है। और इंफ्लामेशन के कारण से क्या होता है, वहाँ फ्लूइड जो होता है वो जमा हो जाता है। फ्लूइड जमा होने का सिंपल अर्थ मतलब क्या होगा कि एयरवे जो है उसके अंदर क्या रहेगा, सिक्रेशन। एयरवे के अंदर क्या रहेंगे, सिक्रेशन रहेंगे, मतलब एयरवे जो होता है वो क्लियर रहेगा नहीं। तो उसके कारण से हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, एयरवे क्लियरेंस जो है वो देखना पड़ेगा। तो पहला जो है का डायग्नोसिस वो क्या बनेगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस ड्यू टू इंफ्लामेटरी कंडीशन या फ्लूइड एक्यूमुलेशन या एक्सेस सिक्रेशन। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे उसका ब्रीथिंग पैटर्न, उसके बाद चेस्ट पेन जो है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद के बाकी डायग्नोसिस जो है वो रहेगा। ठीक है, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर संभावना बहुत ही कम रहती है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो इसको प्रायोरिटी में रखना है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी नहीं रहेगी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी वो ABC के हिसाब से एयरवे रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो है वो। क्वेश्चन नंबर 8वां, द फर्स्ट एक्शन फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन शुड बी। ठीक है, एक पेशेंट जो है उसको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट एक्शन जो होता है वो क्या रहेगा, मतलब नर्स जो है सबसे पहला काम नर्स जो है वो क्या करती है, ए एडमिनिस्टर मॉर्फिन, बी होता है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सी होता है ऑब्टेन ECG, और डी होता है नोटिफाई द फिजिशियन। ठीक, तो यहाँ पर बात की जा रही है वो चेस्ट पेन की, और चेस्ट पेन जो वो किसके कारण से हो रहा है, तो चेस्ट पेन जो हो रहा है वो पेशेंट को हो सकता है क्या हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन, और इसका मतलब क्या है कि इस पेशेंट जो है उसके मायोकार्डियम के अंदर ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। और ब्लड फ्लो कम होने के कारण से उसके अंदर क्या कंडीशन हो रही है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन जो है उसको नहीं मिल पा रहा। ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन है तो सबसे हमारा पहला जो इमरजेंसी के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा कि मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको क्या करना है, हमारा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ऑक्सीजन के लेवल को क्या करना रहेगा, इंक्रीज करना रहेगा, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो उसके कारण से ये पेशेंट जो है उसको क्या दिया जाएगा, मेनली ऑक्सीजन जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। मॉर्फिन जो होता है पेन के लिए वो दी जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, हमेशा ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना रहेगा। ठीक है, फिजिशियन जो है उसको नोटिफाई करना है, हमारी प्रायोरिटी ये भी रहती है, लेकिन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में आता है। तो इमरजेंसी की यहाँ पर बात होती है, तो इमरजेंसी के अंदर हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीजन पहले आएगा, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के बाद फिजिशियन को नोटिफाई करना है। ठीक है, मॉर्फिन जो है वो चेस्ट पेन के लिए कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रायोरिटी में रहता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा फर्स्ट रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, a 65-year-old male with history of hypertension complain of severe chest pain radiating to his left arm. His BP is 90 to 60 mmHg.
हार्ट रेट 120 बीपीएम, ईसीजी शो एसटी एलिवेशन, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। मतलब एक 65 ईयर ओल्ड मेल जो है, ठीक है, जिसको पहले से हाइपरटेंशन की कंप्लेन है, मतलब ब्लड और बीपी की समस्या है, उसको अचानक से क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, जो कि लेफ्ट आर्म की तरफ क्या रेडिएट हो रहा है। इस पेशेंट का जब बीपी जो लिया जा रहा है वो कितना आ रहा है, 90/60 mm/Hg आ रहा है। हार्ट रेट कितनी आ रही है, 120 बीट पर मिनट आ रही है। और ईसीजी क्या दिखा रहा है, एसटी एलिवेशन दिखा रहा है। तो इनमें से निम्न में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन रहेगा हमारा। ए है एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, बी होता है गिव आईवी फ्लूइड रैपिडली, सी होता है प्लेस द पेशेंट इन टेंडलबर्ग पोजीशन, और डी होता है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, देखिए पेशेंट जो इसको क्या हो रहा है यहाँ पर एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन सीधा हमारा इंडिकेट करता है कि हमारे पेशेंट को क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो रहा है, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के साथ साथ पेशेंट जो उसके अंदर मेन चीज देखते हैं उसके वाइटल, तो ब्लड प्रेशर जो है इस पेशेंट का क्या मिल रहा है, हमारा लो मिल रहा है, मतलब बीपी जो हो गया वो कम हो गया। और बीपी कम होने के साथ साथ उसको क्या हो रहा है, हार्ट रेट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हार्ट रेट इंक्रीज होना मतलब उसको क्या हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है, टेकिकार्डिया। अब ये दोनों कंडीशन जो है, लो बीपी और टेकिकार्डिया जो कब होगा, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के कारण से क्या हो रहा है कि हार्ट की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के कारण से कार्डिक आउटपुट जो हो रहा है उस पेशेंट का क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो कार्डिक आउटपुट कम होने के कारण से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो रहा है, और उसको क्या हो रहा है, साथ में टेकिकार्डिया। और ये दोनों चीजें जो है वो क्या इंडिकेट करती है कि पेशेंट जो है किस में जा रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जा रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट जा रहा है, ठीक है। अब कार्डियोजेनिक शॉक में यदि पेशेंट जा रहा है तो उस कंडीशन में मेनली क्या है, शॉक जो हो रहा है उसको क्या करना है, पेशेंट को प्रिवेंट करना है, या उससे पेशेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि क्या रहे, मेनली सर्कुलेशन जो है उसका, सर्कुलेशन वो क्या रहे, मेंटेन रहे, और बीपी जो है वो भी क्या रहे, उसकी मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन। तो सर्कुलेशन जो इसको मेंटेन करने, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेनली क्या दिया जाएगा, उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड जो है वो रैपिडली दिया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, गिव आईवी फ्लूइड रैपिडली, रैपिडली आईवी फ्लूइड जो है वो पेशेंट को देना है, ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं मैं सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, तो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट जो होती है, ठीक है, वो मेनली यहाँ पर अवॉइड की जाएगी। अवॉइड इसलिए की जाती है क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो क्या करती है, वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करती है। वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करके यह क्या करती है, ब्लड प्रेशर जो उसको लो कर सकती है, मतलब हाइपोटेंशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। हमारा पेशेंट जो है ऑलरेडी किस में जा रहा है, 90/60 मतलब हाइपोटेंशन में जा रहा है, और ये हाइपोटेंशन को और ज्यादा गंभीर कर देगी। अगला टेंडलबर्ग पोजीशन जो है, ये भी पेशेंट को अवॉइड करनी है, क्योंकि टेंडलबर्ग पोजीशन जो है उसके कारण से क्या हो सकता है, टेंडलबर्ग पोजीशन देते ही तुरंत क्या होगा, हार्ट जो है उसके ऊपर वर्कलोड जो वो इंक्रीज हो सकता है। ये क्या करेगा, कार्डिक वर्कलोड जो होता है, कार्डिक वर्कलोड उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। टेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है जिसमें पेशेंट जो उसका सिर जो होता है वो नीचे और पैर क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं, इस कंडीशन में तो इसमें क्या होगा, हार्ट जो उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा काम करना पड़ेगा, ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसके कारण। और उसमें क्या होगा, हार्ट जो है उसका वर्कलोड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और इसको क्या हो रहा है, इस्चेमिया की कंडीशन है, तो और ज्यादा गंभीर कंडीशन हो जाएगी। एक स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, तो यहाँ पर हमारे पेशेंट के अंदर क्या है, बीपी भी है और हार्ट रेट भी है। ये कब दिया की जाती है, जब नो पल्स, कोई पल्स जो है वो नहीं आ रही है पेशेंट में, नो बीपी नो पल्स है, उस समय चेस्ट कंप्रेशन जो है वो देना है। अब इस पेशेंट जो है उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी हमारे पल्स जो है वो आ रही है, तो ये आंसर जो भी हमारा नहीं रहेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, आईवी फ्लूइड जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए पेशेंट विद सिरोसिस हैज एसाइटिस एंड डिस्निया, विच नर्सिंग पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब एक पेशेंट है उसको क्या हुआ है, सिरोसिस है, और सिरोसिस वाले पेशेंट को क्या हो रहा है, एसाइटिस हो रहा है और डिस्निया हो रहा है। तो इनमें में से कौन सी नर्सिंग पोजीशन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी, ए सुपाइन रहेगी, हाई फॉलोअर पोजीशन रहेगी, सी साइड लाइन पोजीशन रहेगी, या डी प्रोन पोजीशन रहेगी। तो सिंपल यदि मैं कहूँ कि सिरोसिस का मतलब क्या होता है, तो सिरोसिस लीवर जो है उसके पोजीशन कंडीशन होती है, मतलब लीवर जो है उसमें फेलियर होता है, स्कार टिश्यू हो जाता है, और उसके कारण से क्या होता है, उसको एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस का मतलब क्या होता है, पेट जो होते है उसके अंदर क्या हो गया, उसके पानी भर गया, पेट के अंदर पानी भर गया। पेट में पानी भरने के कारण से क्या होगा, मेन ये प्रेशर जो गिरता है वो डायफ्राम के ऊपर गिरेगा,
डायफ्राम के प्रेशर गिरने के कारण से लंग्स जो होते हैं इस पेशेंट के वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, मतलब थोरेसिक कैविटी का आकार जो है वो नहीं बढ़ेगा, लंग्स जो होते हैं वो फूल नहीं पाएंगे। लंग्स एक्सपेंड नहीं होने के कारण से उसको क्या हो जाएगा, डिस्निया की कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो है उसको मेनली क्या पोजीशन दी जाएगी, यदि इस पेशेंट को हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं बेड के ऊपर, तो हाई फाउलर पोजीशन में एसाइटिस फ्लूइड जो है ग्रेविटी के द्वारा क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे की तरफ आते ही क्या होगा, लंग्स में या डायफ्राम जो इसको एक्सपेंड होने का स्पेस मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर डायफ्राम के ऊपर जो प्रेशर गिर रहा था फ्लूइड का, वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिससे प्रेशर रिड्यूस होगा, लंग्स जो है वो अच्छे से एक्सपेंड होंगे और उसको ब्रीथिंग के अंदर जो डिफिकल्टी आ रही है डिस्निया, उसमें उसको राहत मिलेगी, मतलब रिलीफ मिलेगा। तो इस पेशेंट जो इसको हमें क्या पोजीशन देनी है, हाई फाउलर पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। तो प्रश्न का सही आंसर जो हमारा बी हो जाएगा, हाई फाउलर पोजीशन जो है वो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ए पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन शो हाई पीक एयरवे प्रेशर, व्हाट शुड द नर्स चेक फर्स्ट। मतलब एक पेशेंट है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर है, ठीक है, उस वेंटिलेशन के मीटर के अंदर क्या दिख रहा है हमें, हाई पीक एयरवे प्रेशर, मतलब एयरवे प्रेशर जो है वो क्या मिल रहा है, अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है। मीटर के अंदर एयरवे का प्रेशर जो है वो अचानक से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ये प्रेशर जो होता है। तो नर्स जो होती है वो सबसे पहले क्या चेक करती है, ए सीडेशन लेवल, बी एयरवे फॉर किंक और सिक्रेशन, सी वेंटिलेटर सेटिंग, और डी होता है ब्लड गैस रिजल्ट। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा पेशेंट जो है उसको एयर जो है वो जा रही, एयर जा रही प्रेशर के साथ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन ले आता हूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ एयर जो है वो बाहर निकलेगी नहीं, आगे जाएगी नहीं पेशेंट के अंदर, जिसके कारण से यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा। और इस रेजिस्टेंस के कारण से यहाँ पर जो मीटर जो लगा हुआ है उस मीटर के अंदर प्रेशर जो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से कंडीशन जो है वो आ सकती है, ठीक है, एयरवे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। अब यहाँ पर वेंटिलेटर जो होते हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कब हो सकता है, इस एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कब हो सकता है, या तो ये एयरवे जो इसके ट्यूब जो इसके अंदर क्या हो जाए, मरोड़ आ जाए, ये ट्यूब जो है वो क्या हो जाए, मुड़ जाए, उसके कारण से ब्लॉक हो जाए, या फिर एयरवे जो है उसका एयरवे उसके अंदर क्या हो जाए, कोई सिक्रेशन जो है वो जमा हो जाए उसके कारण, ठीक है। तो मेनली सबसे पहले नर्स जो उसको क्या चेक करना है, मेनली यदि प्रेशर बढ़ रहा है तो कहीं एयर ट्यूब जो है उसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं आ गई है, ट्यूब मुड़ तो नहीं गई है, किनकिन तो नहीं हो रही है, या एयरवे के अंदर कोई सिक्रेशन तो है नहीं है। इसके लिए सबसे पहले नर्स जो उसको क्या करना है, चेक करना है। यदि ये सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो फिर आगे हमें वेंटिलेटर की सेटिंग जो है वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद ब्लड गैस रिजल्ट जो है वो लेटर देखे जाएंगे। सबसे पहला काम तो ब्लॉकेज जो है उसको चेक करने का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ए पेशेंट विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज एडमिटेड विद कुसुमल ब्रीथिंग एंड फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर, द नर्स सस्पेक्ट। मतलब एक पेशेंट है, उसको टाइप फर्स्ट डायबिटीज हुआ है जो कि एडमिटेड किया गया है। इस पेशेंट के अंदर कुसुमल ब्रीथिंग हो रही है और साथ ही साथ उसकी ब्रीथ से क्या आ रहा है, फ्रूटी ऑर्डर आ रहा है। तो नर्स जो है वो क्या सस्पेक्ट करती है, ए हाइपोग्लाइसीमिया, बी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, सी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, और डी होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा हमारा, कुसुमल ब्रीथिंग जो होती है वो होता क्या है। तो कुसुमल ब्रीथिंग जो होती है वो मेनली क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग जो होती है वो होता है, ठीक है। रैपिड ब्रीथिंग जो है वो मेनली क्यों हो रही है, उसको वो होती है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसको रिमूव कराने के लिए। मतलब मेन चीज आपको यही ध्यान रखना है कि कुसुमल ब्रीथिंग जो होती है, कुसुमल तो वो क्या है, एक तरह से रैपिड ब्रीथिंग जो है वो होती है इसके अंदर, ये फास्ट फास्ट ब्रीथिंग करता है। और फास्ट फास्ट ब्रीथिंग क्यों करता है, तो ये क्या कर रहा है, ये मेनली फास्ट ब्रीथिंग के द्वारा एक्सपेल आउट CO2, CO2 जो है उसको क्या करता है, ये बाहर निकाल। जनरली डायबिटीज टाइप फर्स्ट डायबिटीज यदि पेशेंट को हुआ है टाइप फर्स्ट डायबिटीज, इसमें क्या होगा कि इंसुलिन हमारा जो है वो पेशेंट में कम हो जाएगा, और इंसुलिन कम होने के कारण से सेल जो है वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाएंगे, ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेल का ग्लूकोज अपटेक जो है वो कम हो जाए, और सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक जैसे ही कम होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, नहीं रहेगा। और उस कंडीशन में ये सेल जो है वो क्या करेंगे, मेनली एनर्जी बनाने के लिए फैट जो इसका इस्तेमाल करती है, फैट का ब्रेकडाउन करेगी।
फैट के ब्रेकडाउन से वो क्या करती है, एनर्जी जो है उसका निर्माण करती है। लेकिन जब फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैट का ब्रेकडाउन होता है तो उसके कारण से क्या बनते हैं, हमारे यहाँ पर कीटोन बनेंगे, कीटोन बनते हैं, और उसके कारण से क्या हो जाएगा, उसको कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हो। ठीक है, और ये कीटोन क्या करेंगे, पीएच जो होता है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और उसके कारण से कीटो एसिडोसिस की कंडीशन उत्पन्न हो। अब बॉडी जो है वो मेनली क्या करेगी, मेनली इस एसिडोसिस जो है उसको क्या करना है, बॉडी को करेक्ट करना है, मतलब उसको ठीक करना। ठीक कैसे कर सकते हैं एसिडोसिस को, कि ब्लड के अंदर जो चीजें जो है वो पीएच को कम करती है, रिड्यूस करती है, उसको क्या करती है, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर जो पीएच को हमारा कम करता है वो कौन करता है, CO2 करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मेनली पीएच जो होता है उसको कम करता है, एसिडोसिस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेशन रेट उसको क्या करेगी, बढ़ा देगी। मतलब पेशेंट में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन के द्वारा पेशेंट जो है वो क्या करेगा, CO2 जो है उसको एक्सपेल आउट, बाहर निकाल देगा, ताकि एसिडोसिस जो है वो क्या हो, करेक्ट हो। बॉडी यह क्या कर रही है, कुस्मल ब्रीथिंग के द्वारा बॉडी जो होती है वो क्या कर रही है, एसिडोसिस जो उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है। सेकंड चीज यहाँ पर कीटोसिस होता है, उसके कारण से क्या होता है, फ्रूटी बदबू जो है, एसीटोन ब्रीथ आता है। एसीटोन ब्रीथ मतलब एसीटोन जो है उसकी स्मेल आती है, फ्रूट एसीटोन फ्रूट के अंदर होता है, वैसे उसके सांस के अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। ठीक है, ये मीन इसमें दिखाई देता है। तो ये कंडीशन जो दिखाई दे रही है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कीटो एसिडोसिस हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है, टाइप फर्स्ट जो है तो वो डायबिटीज के कारण से होता है, इसमें इंसुलिन कम हो रहा है। तो ये चीज मेनली किसमें दिखाई देगी, हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर दिखाई देती है। याद रख, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसके अंदर ये चीज जो है वो हमारे नहीं दिखाई देती है। इसमें मेनली क्या दिखाई देते हैं, तो आपको मैंने बता दिया था, स्वेटिंग जो है वो होगी उसको। ठीक है, स्वेटिंग के बाद क्या हो सकता है, उसको कंफ्यूजन हो सकता है। एक हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जो होती है, ठीक है, ये मेनली किसमें होती है, तो ये होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर होती है। ठीक है, और इसके अंदर मेनली कुस्मल ब्रीथिंग जो है उसको नहीं होती है। ठीक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मेनली कब होता है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होंगे, रिटेन होंगे, एक्सेस होंगे, तब एल्कलोसिस जो है वो होने की संभावना रहती है। ठीक है, मतलब और इसके कारण से मेनली क्या करता है कि ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बॉडी क्या करेगी, एल्कलोसिस को करेक्ट करने के लिए पीएच के लेवल को कम करना है, और पीएच को कम करने के लिए ब्लड के अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको क्या करना है, बढ़ाना, इंक्रीज करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के का एक ही तरीका क्या है कि रेस्पिरेशन जो इसको क्या कर दो, स्लो कर दिया जाए, धीमे कर दिया जाए। रेस्पिरेशन जैसे धीमे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ तो पीएच कम होगा, मतलब एसिडोसिस होगा, और ये एल्कलोसिस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या होगी, कम होगी, कुस्मल ब्रीथिंग जो है वो नहीं होगी। प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है बी होगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ए नर्स नोट ए पेशेंट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हैज सडनली स्टॉप्ड आफ्टर बीइंग 100 ml per hour. The patient is now short of breath. What is the priority? मतलब एक नर्स जो है क्या कर रही है, नोट करती है, एक पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगी हुई है। अचानक से चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से जो बाहर आ रहा है, ठीक, फ्लूइड आ रहा है, वो 100 ml पर आवर से क्या होता है, अचानक से बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और साथ ही इस पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो रही है, डिस्निया की कंडीशन हो रही है। तो सबसे पहले नर्स जो है वो क्या करेगी इसमें, पहला ए कॉल फॉर फिजिशियन, फिजिशियन जो उसको बुलाएगी। बी चेक फॉर किंक ऑफ और क्लॉट इन द ट्यूब, ट्यूब जो इसके अंदर किंक मतलब मुड़ गई है या कोई क्लॉट आ गया है, ब्लॉकेज है, उसके लिए चेक करती है। इंक्रीज सक्शन प्रेशर जो इसको चेक करती है। और डी होता है एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट जो इसको डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज के लिए क्या करेगी, प्रोत्साहित करना है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ऑलवेज याद रखना है, पहले फ्लूइड आ रहा था, अचानक से 100 ml आने के बाद क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया इसका मतलब वहां पर क्या है, हमारे ब्लॉकेज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, फ्लोट तो नहीं आ गया, या ट्यूब मुड़ तो नहीं गई है, ये सबसे पहला हमारा काम रहेगा। ठीक है, बाकी फिजिशियन को भी इंफॉर्म करना सेकेंडरी रहेगा। सक्शन प्रेशर जो है वो नहीं करना है यहाँ पर,
ठीक है। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो ब्लॉक हो गया है तो उस समय डिस्निया हो रहा है, उस समय ये नहीं करेंगे। पहला काम हमारा यही रहेगा, ट्यूब जो है उसके अंदर मुड़ाव तो नहीं है या क्लॉट तो नहीं आ गया, उसको चेक करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। इफ 40-year-old woman with renal failure report severe leg cramp, which lab finding explain this symptom? मतलब एक 40-year-old पेशेंट जो है उसको रीनल फेलियर हो गया है, ठीक है, और साथ ही उसको क्या हो रहा है, सीवियर लेग क्रैम्प हो रहा है। इनमें से कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग जो है वो इस सिम्टम को, कौन से सिम्टम, लेग क्रैम्प के सिम्टम को एक्सप्लेन करती है, बताती है, ठीक है, कि ये लेग क्रैम्प जो है वो इस रिपोर्ट के कारण से आ रहा है। ए सोडियम 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बी कैल्शियम 6.5 मिलीग्राम पर डीएल, पोटेशियम 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और डी होता है फॉस्फेट 3.5 मिलीग्राम पर डी। तो प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा? तो सिंपल है ये, सोडियम जो होता है 140 है, नॉर्मल कितना होता है सोडियम का तो सबको पता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो दिया है 6.5, कैल्शियम हमारा नॉर्मल होता है 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल नॉर्मल होता है, मतलब कैल्शियम हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। पोटेशियम सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 3.5 टू 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, यहाँ पर पोटेशियम क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। फॉस्फेट जो होता है वो जनरली कितना होता है, तो फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, उसकी मात्रा 3 टू 5 मिलीग्राम पर डीएल होती है, और फॉस्फेट भी हमारा क्या है, यहाँ पर कम है, ठीक है, 1.5 से 3.5 तक होती है, ये 1.5 से 3.5 होती है फॉस्फेट जो है। तो यहाँ पर हमारे जो है वो कैल्शियम 6.5, मतलब एक पेशेंट क्या है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, और जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है, लेग जो है उसके अंदर क्या होगा, स्पाज्म होने लगेगी मसल्स के अंदर, जिसके कारण से क्या होगा, उसके अंदर क्रैम्प आने लगेंगे, ठीक है। और लेग के अंदर क्रैम्प आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, इसको कम हो रहा है, ठीक है। और कैल्शियम का लेवल रीनल फेलियर में कम क्यों होता है, रीनल फेलियर का पेशेंट है, पेशेंट की रीनल फेलियर हो गया है, तो उसके कारण से क्या होगा कि कैल्शियम जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, मेनली वापस रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन, ठीक है। तो उसके कारण से रीनल फेलियर के पेशेंट में कैल्शियम के लेवल कम होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, कैल्शियम 6.5 मिलीग्राम पर डीएल से बिलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड नो बोवेल साउंड, विच कंडीशन शुड बी सस्पेक्ट। मतलब नर्स जो है वो पेशेंट जो है, ठीक है, उसको क्या कर रही है, केयर कर रही है। पेशेंट कौन सा है, जिसको ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। अब इस पेशेंट में क्या हो रहा है, एब्डोमेन जो इसके अंदर डिस्टेंशन, पेट फूल रहा है, साथ ही साथ नो बोवेल साउंड, किसी प्रकार के कोई बोवेल साउंड जो वो नहीं सुनाई दे रहे हैं। तो नर्स जो है वो क्या अनुमान लगाती है इसके लिए, ए पैरालिटिक इलियस का, बी बोवेल परफोरेशन का, सी गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, डी होता है पेरिटोनाइटिस का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ए पैरालिटिक इलियस, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के बाद मेनली एब्डोमिनल सर्जरी कोई हुई है तो उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है पैरालिटिक इलियस होने की संभावना रहती है। पैरालिटिक इलियस होने पर मेनली क्या होगा, बोवेल साउंड जो होते हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। तो बोवेल साउंड एब्सेंट होना एक टिपिकल सिम्टम जो है या टिपिकल साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि इसको पेशेंट जो है उसको पैरालिटिक इलियस हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। बोवेल परफोरेशन जो होता है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा और एब्डोमेन के अंदर क्या हो जाएगी, उसको रिजिडिटी हो जाएगी, रिजिडिटी हो, क्योंकि बोवेल साउंड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर तो क्या होगा, तो इसमें तो क्या हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, और इसके अंदर तो बोवेल साउंड जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ज्यादा आवाज जो है सुनाई दे सकते हैं। पेरिटोनाइटिस के अंदर भी मेनली क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस में पेशेंट को पेन होता है और एब्डोमेन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, मतलब कड़क हो जाता है, एब्डोमेन की वॉल जो होती है वो रिजिड या कड़क हो जाती है, और साथ ही साथ उसको क्या आ सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है। पैरालिटिक इलियस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ए पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप ए व्हाइट ब्लड सेल काउंट 2000 पर mm क्यूब,
व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। एक पेशेंट जो है उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है, इसमें वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो 2000 पर mm³ से मिल रहे हैं। तो सबसे पहली नर्स जो है उसकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? ए एनकरेज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, बी प्लेस द पेशेंट इन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, सी डिसकंटिन्यू कीमोथेरेपी, और डी होता है एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो क्या होगा? तो यहाँ सिंपल दिया है, कीमोथेरेपी दी है और व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो कितना दिया है हमारा 2000 पर mm³। नॉर्मल WBC काउंट जो होता है, नॉर्मल WBC काउंट वो कितना होता है? तो वो तो हमारा 4000 to 11000 mm³ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, WBC जो है वो क्या हो गए हैं हमारे लो होने के कारण से ये पेशेंट जो होता है वो किसके लिए प्रोन हो जाएगा? प्रोन फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए क्या होगा? ये पेशेंट प्रोन रहे, इसको इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहेगी। तो सबसे प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी इस पेशेंट को वो क्या रहेगी? पेशेंट जो है उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो इसको क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और उसके लिए इस पेशेंट को क्या रखा जाएगा? आइसोलेशन। मतलब पेशेंट को आइसोलेट रखना है, ठीक है, दूसरों से दूर रखना है ताकि इस पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस द पेशेंट इन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। फ्रेश जूस जो है वो कभी भी नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि रॉ वेजिटेबल और फ्रेश जूस जो होते हैं वो मेनली क्या होता है? इन्फेक्शन की संभावना इसके कारण से ज्यादा होती है, इसको अवॉइड करते हैं। डिसकंटिन्यू कीमोथेरेपी जो है वो ये हमारे हाथ में, नर्स के हाथ में नहीं होता है। ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इस पेशेंट को यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कब दिया जाता है? वो दिया जाता है आरबीसी जो है या हीमोग्लोबिन जो है ये कम हो तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। WBC यदि कम है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो नहीं किया जाता। प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। A nurse is caring for a patient with chronic kidney disease. Which dietary instruction is appropriate? मतलब पेशेंट, एक नर्स जो है वो पेशेंट की केयर कर रही है जिसको क्रोनिक किडनी डिसीज कंडीशन हुई है। तो निम्न में से कौन सा डाइटरी इंस्ट्रक्शन जो होता है वो उपयुक्त रहेगा? ए इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, बी लिमिट पोटेशियम रिच डाइट, सी ईट मोर साइट्रस फ्रूट, और डी होता है इंक्रीज डेयरी प्रोडक्ट। प्रश्न का सही आंसर पेशेंट को क्या हो रहा है? CKD हुआ है। CKD होने के कारण से मेनली क्या होता है कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इसमें डैमेज हो जाते हैं मेनली, और नेफ्रॉन डैमेज होने के कारण से मेनली पोटेशियम जो इसका एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो क्या होता है? कम हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन के द्वारा पोटेशियम का क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। पोटेशियम का एक्सक्रीशन बाहर निकलना कम होने के कारण से ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल जो होता है वो हमारा क्या रहेगा? इंक्रीज, बढ़ा हुआ। मतलब इस पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया हो गया तो ये पेशेंट को क्या हो सकता है? कार्डिक एरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए मेनली क्या करना पड़ेगा? फिर लो पोटेशियम डाइट जो है, लो पोटेशियम डाइट जो है वो देना पड़ेगा, मतलब कम पोटेशियम वाला खाना जो है वो देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? लिमिट पोटेशियम रिच फूड। पोटेशियम रिच फूड जो है उसको लिमिट करना है, लो पोटेशियम डाइट जो है उस पेशेंट को देनी है। ठीक है, प्रोटीन इंटेक जो इंक्रीज यहाँ पर नहीं करना है। प्रोटीन इंटेक यदि इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण से क्या होगा? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी और उसके कारण से क्रिएटिनिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर, क्रिएटिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ऑलरेडी किडनी क्रिएटिन बाहर नहीं निकाल पा रही है, ये क्रिएटिन आप ज्यादा बढ़ा रहे हो तो इसके कारण से समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है। साइट्रस फूड जो होते हैं उसका ज्यादा रोल होता नहीं है यहाँ पर। ठीक वैसे डेयरी प्रोडक्ट जो ये भी अवॉइड किए जाते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं? मेनली बढ़ा सकते हैं क्रिएटिन के लेवल को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो रहेगा हमारा पोटेशियम रिच फूड जो होता है वो हमें कम देना है। साइट्रस फूड जो होते हैं वो पोटेशियम के लेवल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं ब्लड के अंदर, ये ध्यान रखें। इस प्रश्न का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्ट्रोक पेशेंट हैज राइट साइड वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग फीडिंग? एक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक मतलब क्या कहते हैं इसको? CVA हुआ है। ठीक है, इस पेशेंट जो इसके राइट साइड में वीकनेस और उसकी स्पीच जो है वो धीमी हो गई है, तो नर्स जो है वो फीडिंग करने के दौरान, मतलब खाना खिला रही है उस दौरान क्या प्रायोरिटी रखेगी नर्स? प्राथमिकता क्या देगी? ए फीड क्विकली बिफोर फूड गेट कोल्ड, बी गिव फ्लूइड थ्रू स्ट्रॉ, सी प्लेस फूड ऑन द अनअफेक्टेड साइड ऑफ द माउथ, और डी यूज ए लार्ज स्पून टू फीड स्पीड फीडिंग।
इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा? तो देखिए पेशेंट को क्या हो रहा है, स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए वो हो रहा है, और उसके कारण से क्या हो रहा है कि राइट साइड जो है उसमें क्या हो रही है, उसको वीकनेस हो रही है, राइट साइड वीकनेस हो रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फेस जो है पेशेंट का, ठीक है, उसका एक साइड जो होती है वो क्या होगी, वो चबा नहीं पाएगा, एक साइड जो है वो क्या होगा, वो चबा नहीं पाएगा। यदि आपने पूरी यदि दे दिया तेजी से, ठीक है, तो उसके कारण से खाना जो है वो क्या होगा, मूव नहीं होगा, और मूव नहीं होने के कारण से क्या होगा, ये खाना जो है कहाँ चला जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा खाने का, मतलब फूड जो इसका क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। तो उसके कारण से हमें क्या करना है, एस्पिरेशन नहीं हो, उस कारण से खाना जो है वो कहाँ देंगे हम, अनअफेक्टेड साइड, मतलब कहाँ देंगे हम, अनअफेक्टेड साइड जो है वहां देंगे, ताकि उसको क्या हो, एस्पिरेशन जो हो रहा है वो नहीं हो। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेस फूड ऑन अनअफेक्टेड साइड ऑफ द माउथ, मतलब अनअफेक्टेड साइड जो है पेशेंट का, उस तरफ हम क्या करेंगे, खाने को रखेंगे, ताकि वो उस खाने को निगल ले, उस खाने का एस्पिरेशन जो हो रहा है लंग्स के अंदर खाना नहीं जाए। ठीक, बाकी ऑप्शन जो इसकी बात करूं मैं, फीड क्विकली बिफोर फूड गेट फूड, क्विकली खाना कभी भी नहीं देना है, ये क्या करेगा, एस्पिरेशन जो है उसकी रिस्क को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, नहीं मर रहा है तो मार देगा ही। गिव फ्रूट थ्रू स्ट्रॉ, ये भी अवॉइड करना, स्ट्रॉ से फ्रूट देने पर क्या होगा, मेनली अनअफेक्टेड साइड जो है, अफेक्टेड साइड चला गया खाना तो एस्पिरेट हो जाएगा। ठीक वैसा ही लार्ज स्पून से स्पीड में फीडिंग इसमें नहीं करानी है, ये भी एस्पिरेशन की संभावना को क्या करेगा, बढ़ाएगा। केवल एक ही है जो एस्पिरेशन की संभावना को कम करेगा, वो होता है खाने को अनअफेक्टेड साइड में रख, ताकि वो चबा के खाने को निगल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, a nurse is reviewing the ECG strip of a patient showing a sawtooth pattern. The ventricular rate is regular and around 75 beats per minute. What rhythm does this present? मतलब एक नर्स जो है वो क्या कर रही है, ECG स्ट्रिप जो है उसको मॉनिटर कर रही है, रिव्यू कर रही है, और उसमें क्या मिलता है उसको, सॉटूथ पैटर्न मिलता है। सॉटूथ पैटर्न मतलब क्या होता है, सॉ मतलब आरी के दांते के समान पैटर्न मिल रहा है। वेंट्रिकुलर रेट जो है वो क्या है, उसकी रेगुलर है, और बीट क्या है, 75 बीट पर मिनट मिल रही है। ठीक है, तो कौन सा रिदम हो सकता है, ए एट्रियल फिब्रिलेशन, बी एट्रियल फ्लटर, सी होता है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, डी साइनस टेकीकार्डिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या रहेगा, तो सिंपल देखिए बीट हमारी क्या है, यहाँ पर 75 बीट पर मिनट आ रही है। ठीक है, तो पैटर्न आ रहा है, इसका मतलब ईसीजी के अंदर क्या है, एक पी वेव आ रही है। ठीक है, और फिर से क्या आ रही है, एक पास में पी वेव दूसरी बन रही है। उसके बाद क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर वेंट्रिकुलर रेट रेगुलर है, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो वो क्या बन रहा है हमारा, नॉर्मल है यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और टी वेव जो है वो भी क्या हो रही है, नॉर्मल हो रही है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पी वेव के पास में एक और क्या मिल रहा है, हमें इन्फ्लेशन मिल रहा है, और उसके कारण से क्या मिल रहा है, यहाँ पर सॉटूथ पैटर्न जो है वो हमें दिखाई देता है। इस कंडीशन जो है उसको कहा जाता है मेनली एट्रियल फ्लटर। तो सॉटूथ जो है वो एट्रियल फ्लटर जो है उसके अंदर दिखाई देता है। याद रखना है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, पी वेव जो होती है वो एब्सेंट मिलती है, हमें नहीं मिलती है। साथ ही साथ रिदम जो होता है वो कैसा मिलता है हमें, इरेगुलरली इरेगुलर इरेगुलर रिदम मिलता है। तो एक तो ये हो जाएगा। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के अंदर हमेशा याद रखना है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या मिलता है, वाइड मिलता है, चौड़ा मिलता है। यहाँ क्या है, वेंट्रिकुलर रेट जो है रेगुलर है, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर साइनस टेकीकार्डिया के अंदर मेनली क्या मिलता है, तो साइनस टेकीकार्डिया जो है उसके अंदर हार्ट रेट जो होती है वो हमेशा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। वो मिल सकती है हमें 100 से 150 के आसपास हार्ट रेट जो मिलेगी। यहाँ हार्ट रेट क्या है 75 पे, मतलब ये भी नहीं होगा। तो एट्रियल फ्लटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एबीजी रिपोर्ट, पीएच यहाँ पर दिया है 7.30, PaCO2 दिया है 50 mMHg, बाइकार्बोनेट 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन? एबीजी रिपोर्ट देखते हुए हमें सही इंटरप्रिटेशन क्या मिलता है, ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और डी होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, तो नॉर्मल एबीजी रिपोर्ट जो है आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल जो है वो क्या होती है। देखिए पीएच नॉर्मल हमारा जो होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, जबकि PaCO2 जो होता है नॉर्मल वो 35 से 45 mmHg होता है, और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है।
अब इस पेशेंट के अंदर अगर देखते हैं तो पीएच हमारा क्या है 7.35 से बिलो 7.30 है, मतलब इसको क्या हो गया है, तो इसको हो गया हमारा एसिडोसिस है। ठीक है। दूसरा यदि हम देखते हैं PCO2 50 mm Hg मिल रहा है, मतलब CO2 जो इसका क्या है बढ़ा हुआ है। अब CO2 जो होता है वो बॉडी के अंदर रिटर्न बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है, तो आपको सबको पता है वो निकाला जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, मतलब लंग्स के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट 22 है, 22 मतलब बाइकार्बोनेट क्या है हमारे यहाँ पर नॉर्मल। ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक, इसका मतलब ये जो दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या इंडिकेट करता है हमारा, तो ये इंडिकेट करता है, वो करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उसको इंडिकेट करता है, इस पेशेंट को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है। बाइकार्बोनेट 22 से बिलो होता तो फिर ये किस में चला जाता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता। ठीक है, और वो भी कौन सा, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता। लेकिन बाइकार्बोनेट नॉर्मल है इसलिए ये मेटाबॉलिक, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। तो बी जो है हमारा इसका सही आंसर रहे। ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज रेज्ड रेड इची पैचेस विथ ए सर्कुलर शेप एंड क्लियर सेंटर, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, एक पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, रेज्ड इची पैचेस हो रहे हैं, जिसके वो भी कैसे है, हमारे सर्कुलर शेप के अंदर है, और सेंटर जो है वो क्या है उसका क्लियर। कौन सा डायग्नोसिस है, ए सोरियासिस, बी टीनिया कॉर्पोरिस, सी होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और डी होता है एक्जिमा। यहाँ पर देखिए सीधा ये रहा हमारा सोरियासिस। सोरियासिस के अंदर कैसे होते हैं, व्हाइट सिल्वर व्हाइट क्या होते हैं, पैचेस होते हैं। व्हाइट और सिल्वर रंग के क्या बनते हैं, हमें पैचेस मिलते हैं। ठीक है। जबकि ये जो है वो है टीनिया कॉर्पोरिस, जिसको हम कहते हैं रिंग वर्म। ठीक है। इसके अंदर कैसा मिलता है हमें, तो व्हील टाइप का क्या मिलता है हमें, पैचेस मिलते हैं, मतलब राउंडेड सर्कल में पैचेस मिलते हैं। ये जो है वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसके अंदर क्या मिलते हैं, तो हमें वेसिकल मिलते हैं स्किन के ऊपर बहुत सारे। और ये जो है वो क्या है, एक्जिमा। एक्जिमा, और एक्जिमा के अंदर हमें क्या मिल रही है, तो एक्जिमा के अंदर क्या मिल रहा है हमें, ड्राई स्केली स्किन मिल रही है। ड्राई स्केली स्किन जो है वो मिल रही है, साथ में इचिंग भी हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेड ईची पेच है, वो भी कैसे, सर्कुलर शेप में है। सर्कुलर शेप में किस में दिखाई देते हैं, हमारा रिंग वर्म जो है, जिसको टीनिया कॉर्पोरिस कहा जाता है, उसके अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, टीनिया कॉर्पोरिस जो है। तो ये थे आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है इसके कुछ क्लिनिकल बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे नॉर्सेट 10 जो है उसके हिसाब से मैं लाया था स्पेशलाइज्ड। ठीक है। ये आपके बाकी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, इसी तरह के डेली नर्सिंग एमसीक्यू यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। इस चैनल के ऊपर मैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उससे रिलेटेड तैयारी करवाता हूँ, जैसे नॉर्सेट 10 का है, RMLA, KGM, RRB, CHO और अदर एग्जाम जो होते हैं नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको ही सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।